गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा मध्यकालीन पर ये दूसरी सीरीज होगी। मध्यकालीन इतिहास पर हमने एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत के राजवंशों पर हमने चर्चा की थी। आज इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज दिल्ली सल्तनत का हमारा पहला राजवंश होगा, यानी कि गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वर्षों तक किसने शासन किया है? तो तुगलक वंशों ने सबसे अधिक वर्षों तक 94 ईयर्स तक किया है। एक बार इसे टेबल को समझ लेते हैं और फिर गुलाम वंश के हम जो अलग अलग शासक हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी पर हम पहली वीडियो बना चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश होंगे इसमें प्रथम राजवंश कौन सा? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा है और इसने कुल 84 ईयर्स यानी कि 84 वर्षों तक शासन किया है। इसमें भी 3 छोटे उपवंश बने हैं, है ना, जो सब डायनेस्टी थी: मामलुक वंश, इलबरी वंश, बलबनी वंश। यानी कि मामलुक वंश में कौन आ जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र आराम शाह। इलबरी वंश या शमसी वंश में आ जाएंगे इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश का वंशज था। और बलबनी वंश में जो बलबन, कैकवाद और क्यूमर्स, इसमें ये 3 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि गुलाम वंशों को कितने उपवंशों में बांटा गया? 3 उपवंशों में। अच्छा, उसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से और 1320 तक, ये 30 वर्षों तक इसने शासन किया है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक, 94 ईयर्स तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे ना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल बादशाह भी कहा गया है। नंबर 4 सैयद वंश 1414 से और 1451 तक, यानी कि 37 वर्षों तक। और लास्ट में लोदी वंश 1451 से 1526 तक, यानी कि 75 वर्षों तक इसने शासन किया है। ये तो सब क्या थे? सुल्तान। इनके बाद में जो आएंगे वो बादशाह होंगे, यानी कि जो मुगल होंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं गुलाम वंश के बारे में। देखना, गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी, इसमें ये सब शासक हुए हैं, है ना। तो सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक तो कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और ये बलबन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सीरियल सभी का हम करेंगे क्रमवार। तो कुतुबुद्दीन और आराम शाह ये किस में आ जाएंगे? मामलुक वंश में। ये तो मामलुक वंश। और इल्तुतमिश और ये नासिरुद्दीन तक ये किस में आ जाएंगे? इलबरी, यानी कि शमसी वंश आ जाएगा, तो शमसी वंश या इलबरी वंश। और थर्ड वन ये बलबनी आ जाएगा, इसमें जो लास्ट का हुआ है बलबनी। तो 1 बाय 1 इन राजाओं के बारे में, इन शासकों के बारे में, है ना, जो सुल्तान हुए हैं। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे कि कुतुबुद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी और दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था। और ये किसका था? मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी। आपको पता ना कि मोहम्मद गोरी जो लास्ट में आता है, जिसने तराइन के युद्ध भी लड़े थे, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध। उसके बाद में अपना उत्तराधिकारी अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन को बनाया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर कहाँ पर? ये पाकिस्तान में स्थित है। और बाद में जो इल्तुतमिश हुआ है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित की थी। तो अगर आप चाहें तो ये टेबल नोट कर लीजिए। और अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है उन पर चर्चा करने वाले हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। तो पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक का रहा शासनकाल। क्वेश्चन है कि गुलाम ये किसके दरबार में कार्य करता था प्रारंभ में? चूँकि वंश का नाम ही गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। जानिए ऐबक का क्या अर्थ होता है, ऐबक नाम में क्यों लगाते थे? चूँकि ये तुर्क के निवासी थे, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्क का तुर्की ये ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या अर्थ होगा इसका? चंद्रमा का देवता। और जैसे इस शासनकाल 1206 में जैसे राज्याभिषेक हुआ तो इसने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी? एक तो मलिक की उपाधि, मलिक सिपे सालार, और 1 लाख बख्श की उपाधि। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके स्थान पर मलिक की उपाधि, सिपे सालार और लाख बख्श। मलिक का अर्थ होता है अधीनस्थ, एलाइड, यानी कि छोटा या अधीनस्थ होना। अधीनस्थ यानी कि छोटा होना। तो मलिक का अर्थ छोटा होना, अपने आप को छोटा मानता था। सिपे सालार
जो एक आदेश के रूप में कार्य करना, यानी कि ये अभी भी गौरी को अपना शासक मानता था बड़ा। और लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, ये गरीबों में दान देता था। और ये बताते कि अपना जो निजी खर्च था उसमें कुरान की आयतें लिखकर और टोपियाँ सिलकर अपना निजी जीवन व्यतीत करता था, जो अपने व्यक्तिगत या पर्सनल खर्च होते थे, एक्सपेंडिचर्स। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसके दरबारी लेखक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी लेखक। तो एक तो मिन्हाजुस सिराज, हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर। मिन्हाजुस सिराज ने किताब लिखी ताबकात नासिरी। क्या नाम है किताब का? बुक का नाम है ताबकात नासिरी। एक तो ये बुक लिखी गई है, और दूसरा हसन निजामी की बुक का नाम क्या है? ताजुल मासीर। ये दूसरी एक किताब लिखी गई ताजुल मासीर। और एक फ़ख्र मुदब्बिर, आदाब उल हस्र किताब लिखी गई फ़ख्र मुदब्बिर ने। ये तीनों इसी के दरबार में रहते थे इतिहासकार। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें जानकारी नहीं मिलती? तो 3 ग्रंथ तो ये रहेंगे, चौथा जो भी ऑप्शन में होगा। और इससे पहले लेखक कौन थे जो गौरी गजनवी की जो हमें वो मिलती जानकारी? अबू रेहान अल बरूनी, किताब लिखे ना तारीख हिंद या ताबकात हिंद। ओके। स्थापत्य कला, कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला यानी कि इमारती या मोनूमेंट्स क्या बनाई? एक तो सबसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन रखी गई थी, जब तक हालांकि ये शासक घोषित नहीं हुआ था, तो सन 1193 और 94 की फाउंडेशन है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के महरौली में किया गया था। वर्तमान में तो इसमें 5 मंजिलें, लेकिन शुरुआत में 4 मंजिल बननी थी। तो कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, जो दिल्ली के महरौली में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। कितनी? 72.5 मीटर्स। और नीचे का जो दायरा है, नीचे का जो एक डायमीटर यानी कि व्यास, उसकी लंबाई होगी डायमीटर की, व्यास की लंबाई 14.3 मीटर। और ऊपर से जो टॉप होगा इसमें उसकी बात करते हैं अगर व्यास की, तो ये 2.75 मीटर। एक बार फिर से देखिएगा, आधार की जो व्यास है, ये आधार का व्यास 14.3 मीटर। ऊपर का टॉप का व्यास आ जाएगा 2.75 मीटर्स। और इसमें मंजिलें कितनी हैं? 5। वैसे प्रारंभ में 4 बनाई जानी थी, एक फिर बिजली गिरी थी इसके ऊपर। और ऊंचाई 72.5 मीटर। सीढ़ियों की संख्या 379, 379 सीढ़ियों की संख्या इसके अंदर जो स्टेयर्स हैं टॉप पर जाने के लिए। तो क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। चूँकि इसमें 4 मंजिल बननी थी, और जब पहली मंजिल बनी थी लाहौर में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी घोड़े से गिरकर। और जो उसके दामाद को बाद में फिर उत्तराधिकारी बनाया गया, वैसे आराम शाह को बनाया गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासक घोषित किया और दिल्ली में इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। निर्माण कार्य कितना होना था? तो इसमें 4 स्टोरी बननी थी, 4 मंजिला बनना था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, जो हम पढ़ेंगे ना, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के एक 3 नंबर के शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। उनके शासनकाल में इस पर बिजली गिरी, जो टॉप फ्लोर थी वो डैमेज हुई। उसके स्थान पर इसने एक और बनाई, तो वर्तमान में 5 मंजिल हुई। और जो टॉप फ्लोर यानी कि 5वीं मंजिल बनी है वो संगमरमर से, मार्बल से बनी है। तो वर्तमान में इसमें कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल। 1 मंजिल किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी 4 किसने बनाई यहाँ तक, यानी कि 3 और ऐड करके इल्तुतमिश ने। और 5 तक किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। बाद के 2 और शासक हुए हैं, जैसे एक लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत का कार्य कराया, और एक अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड ने भी मरम्मत कराई। तो 5 लोगों का इसमें योगदान है। 3 का निर्माण कार्य के लिए, 2 का मरम्मत के लिए। फिर से सुनिएगा, नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बिजली गिरी, तो इसकी जो टॉप फ्लोर थी उसके स्थान पर 2 मंजिलें बनाई इसने, 2 फ्लोर बनाई। तो कितनी हुई? 5। और ये मरम्मत किसने करवाई? एक तो सिकंदर लोधी ने, और एक करवाई थी ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड ने। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सीढ़ियों की संख्या 379। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब सवाल ये उठता है कि कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया? इसमें कई विवादित बयान हैं कुछ इतिहासकारों के। एक तो ये कहते हैं कि वो दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी, तो उस उपलक्ष्य में, यानी कि विजय स्तंभ के रूप में। हालांकि कुतुबुद्दीन ने कोई युद्ध नहीं यहाँ पर नहीं लड़ा ऐसे लंबा चौड़ा। एक तो अब उनके एक गुरु हुआ करते थे, धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये होते हैं जैसे सूफ़ी संप्रदाय से संबंधित है। जो पहला सूफ़ी संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, उसके संस्थापक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके एक शागिर्द हुए हैं, उनके एक शिष्य हुए हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
कुतुबुद्दीन के गुरु का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नेम सेम है इसमें। तो अपने गुरु की याद में तो इसका निर्माण कार्य कराया। दूसरा, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो गौर का क्षेत्र पड़ता है, गौर प्रांत, उसका एक ज़िला है शहरक। शहरक ज़िले में एक जाम नदी है, ज़िले का नाम क्या है? शहरक। शहरक ये कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान है, यानी कि अफ़गानिस्तान में है ऊपर। एक शहरक ज़िला है, उसमें 2 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर ये हरी नदी, हरी का नाम ही हरिरूद। क्या नाम? हरिरूद। हरिरूद नदी और एक जाम नदी। हरिरूद और जाम नदी के संगम पर एक मीनार बनी है, उसकी ऊंचाई 65 है ना, 65 मीटर ऊंची और संगमरमर से बनी हुई है। तो उससे प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ऐसी ही एक मीनार का निर्माण कराया, है ना। कुछ इतिहासकारों का भी मानना है अफ़गानिस्तान में जो मीनार बनी है उसका नाम क्या हो जाएगा? मीनारे जाम या जाम मीनार। ये कहाँ पर है? हरी नदी और जाम नदी के संगम पर। नदी का नाम भी जाम है और मीनार का नाम भी जाम है। उससे प्रभावित होकर ये निर्माण कार्य यहाँ पर बनवाया। एक और बताते हैं कि जो भौगोलिक कारण, इसका भौगोलिक कारण क्या था जोग्राफिकल, कि दिल्ली के मेहरौली में जो मीनार बनी हुई है वैसे पिरामिड के आकार की बनी हुई है, नीचे से बड़ी है और ऊपर थोड़ी चौड़ाई कम होती गई है छत पर, यानी कि नीचे का व्यास कितना है? 14 और ऊपर का लगभग 3.25 2.75। तो इसमें ये संकरी होती चली गई। जब सूर्य ठीक इसके परपेंडिकुलर आता है, इसकी ऊंचाई पर आता है सूर्य एग्जैक्ट, जब परपेंडिकुलर लंबवत होगा तो कुतुब मीनार की परछाई उसी के अंदर समा जाती है। जैसे हमारी फिजियोलॉजी ऐसी नहीं बनी, सूर्य अगर हमारे ऊपर आता है तो हमारी परछाई हमारे में नहीं समा जाएगी, लेकिन कुतुब मीनार ऐसी मोनूमेंट बनाई गई, ऐसी इमारत बनाई गई कि इसकी जो परछाई होगी इसी के अंदर समाहित हो जाएगी। तो कुछ ये कारण बताते हैं। पहला कारण क्या? फिर से रिपीट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विजय स्तंभ के रूप में, एक इसमें कि अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रभावित होकर इसका निर्माण कराया गया, और एक इसका भौगोलिक कारण ये निकलता है, और लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? दिल्ली में एक मस्जिद बनाई, पहली मस्जिद जो भारत में पहली बनने वाली थी, उसका क्या नाम था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम ये पहली मस्जिद बनी है। दूसरी मस्जिद बनी थी 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर राजस्थान में। और ये इस्लामिक शैली पर नहीं बनी थी, बल्कि एक उससे पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे। जब यहाँ पर यह दिल्ली में मेहरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ब्राह्मण संप्रदाय ने जो एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी था, वो दान दिया गया था चूँकि राजा के सम्मान में। उसी को निर्मित करके उसमें थोड़ी मरम्मत करके तो क्या बना? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में। ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। और एक बनी 2.5 दिन का झोपड़ा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर यात्रा पर जाने लगे थे अपने गुरु की, वहाँ समाधि स्थल जो बना हुआ है अजमेर जैसा, दरगाह बनती है, तो वहाँ पर 3 दिनों तक लगभग वो रहते। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में एक मस्जिद का नाम है। ये भारत में बनने वाली दूसरी मस्जिद थी। तीसरी जो खिलजी वंश ने बनवाई थी, खिलजी वंश में एक शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बनाई थी एक जमायत खाना मस्जिद। ये भी दिल्ली में बनी हुई है। तो क्वेश्चन है, इस्लामिक शैली पर बनने वाली पहली मस्जिद जिसमें नींव खोदी जाएगी, मीनार होंगी, गुम्मद होगी, वो किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई, जमायत खाना मस्जिद। तो फिर से एक बार देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की बनने वाली पहली मस्जिद। दूसरा नंबर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में, ये भारत में बनने वाली दूसरी मस्जिद। और जो तीसरी मस्जिद थी जमायत खाना मस्जिद, ये भारत की तीसरी मस्जिद भी थी, और ये भारत की प्रथम मस्जिद, इस्लामिक शैली पर बनने वाली पहली मस्जिद भी बनी थी। ये जो तीसरे नंबर की इस्लामिक शैली पर ये, यानी कि नींव खोदी गई और वहाँ पर मीनारें बनाई गई, गुम्मद बनाई गई, उसमें तो जमायत खाना मस्जिद। और उससे पहले जो 2 बनी थी ये संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक संस्कृत विद्यालय था। राजा को ये गिफ्ट देने के लिए ब्राह्मण संप्रदाय ने एक संस्कृत विद्यालय दान दिया था, क्योंकि नमाज अदा करनी थी वहाँ पर। तो ये
इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपलब्धियां थी। तो क्वेश्चन एक बार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या कि उपाधि कौन कौन सी थी। मलिक की उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और अपनी राजधानी कहाँ पर बनाए, लाहौर में। लाहौर में राजधानी थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसके स्थान पर मलिक, सिपह सालार और लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। और लाहौर में ही ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर डेथ हुई थी। कौन सा गेम था, चौगान। जैसे चौगान गेम ऐसा होता है जैसे एक पोलो का गेम होता है, घोड़ों पर खेलते हैं हॉकी टाइप में। ये क्वेश्चन है कुतुब मीनार के बारे में और जो ये मस्जिदें बनाई हैं और समकालीन इतिहासकार थे। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे ये तो मामलुक वंश में आ जाएगा, इलबरी वंश यानी कि इल्तुतमिश। हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ है आराम से, उसकी कोई खास विशेषता नहीं। 7-8 महीने के लिए बनाया गया था। वो एक कठपुतली शासक था, पपेट शासक था। तो आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए और अगर ये इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।